हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी और इसके मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने बताया था कि डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं, पार पे इशू होते हैं और डिस्काउंट पे इशू होते हैं। क्योंकि कंपनीज एक्ट में डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करने में कोई प्रोहिबिशन नहीं है, जो कि शेयर के केस में थी। सो आज हम इसी चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जैसे कंपनी किसी वेंडर से कुछ सामान परचेज करती है, एसेट्स परचेज करती है, उसको कैश ना देने की बजाय जैसे शेयर्स इशू कर देती थी, ऐसे ही कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो डिबेंचर्स भी उनको इशू कर सकती है। जब कंपनी कैश में ना इशू करके डिबेंचर्स एज अ कंसिडरेशन इशू करती है, तब उस सिनेरियो क्या बोलते हैं, हम उस सिनेरियो को बोलते हैं डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब कि वो एज अ कंसिडरेशन इशू किए हैं। जैसे कि कोई सप्लायर था, कंपनी ने उससे कोई एसेट परचेज़ किया, कोई मशीनरी परचेज़ की, कंपनी ने उसे कैश ना देकर उसे क्या दे दिया, उसे उतने अमाउंट के डिबेंचर्स दे दिए। उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन। अब हम देखेंगे कि जब डिबेंचर्स एज अ कंसिडरेशन इशू होते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, और जब डिबेंचर एज अ कंसिडरेशन इशू होते हैं, उनको हम एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। मैं आपको ये तीनों के तीनों सिनेरियो बताऊंगा कि इनमें जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है GS राय कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ बुक वैल्यू 99,000 फ्रॉम अनदर फर्म. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% debentures of ₹100 each. Assumed debentures have been issued at par at discount of 10% at premium of 10%. Record journal entries. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है GS राय कंपनी थी एक, जिसने एसेट्स परचेज किए कितने के, 99,000 के फ्रॉम दूसरी फर्म से, और उसने उसको एज अ कैश ना देकर उसे क्या इशू कर दिया, उसे डिबेंचर्स इशू कर दिए 11%। और इसमें हमें 3 सिनेरियो दिए हैं, जब वो पार पे इशू करते हैं, जब वो 10% डिस्काउंट पे इशू करते हैं डिबेंचर्स, और जब वो प्रीमियम पे इशू करते हैं डिबेंचर्स। इस सिनेरियो में क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी। नॉर्मल जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करके आप ये एंट्रीज करना, बट मैं आपको एज अभी क्योंकि समझा रहा हूँ, मैं आपको ये सिंपल समझाता हूँ। सबसे पहले जब कंपनी एसेट परचेज करेगी, जैसे कंपनी ने एसेट परचेज किए इसमें, तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री सिंपल होती है बहुत, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा कि कंपनी ने कौन सा एसेट परचेज किया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट। बट अगर क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि कंपनी ने कौन सा एसेट परचेज किया है, तब हम उस पर्टिकुलर एसेट का नेम लिखेंगे यहाँ पे। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सन्ड्री एसेट टू वेंडर। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये अपनी रहेगी फर्स्ट जर्नल एंट्री। और अमाउंट कितना आएगा, कितने के एसेट्स परचेज किए, एसेट्स परचेज किए उसने 99,000 के। अमाउंट आ जाएगा अपना 99,000 और यहाँ पे भी कितने आ जाएगा, 99,000। आप ये प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करके रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री। और नरेशन क्या आएगी इसमें, एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। अब हमें 3 सिनेरियो दिए थे। पहला सिनेरियो था जब वो डिबेंचर्स उसे पार में इशू करता है। अब उसे पेमेंट कितने करनी है, ये देखो, उसे वेंडर से कितने के एसेट्स परचेज किए, उसने परचेज किए 99,000 के। 99,000 के उसने डिबेंचर्स परचेज किए, और एक डिबेंचर हमें दे कितने का रखा है क्वेश्चन में, 100 रुपीज़ का। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है। एक्चुअली में कितने डिबेंचर इशू हुए होंगे, एक्चुअली में डिबेंचर्स इशू किए होंगे 990 डिबेंचर। अब जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल एंट्री रहेगी अपनी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स का रेट क्या दिया हुआ हमें क्वेश्चन में रेट रखा है 11% डिबेंचर। यहाँ पे आएगा टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। और कितने की पेमेंट जाएगी, पेमेंट जाएगी 99,000 की, क्योंकि वेंडर से हमने कितने के एसेट्स परचेज किए, 99,000 के। और हमें नरेशन में क्या लिखना है, नरेशन में आपको वो लिखना है जो आपने डिबेंचर्स कैलकुलेट किए। कितने डिबेंचर्स इशू होंगे, 990 डिबेंचर। आप नरेशन में लिखोगे 990 डिबेंचर इशू टू वेंडर फॉर द परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि आपने उससे एसेट्स परचेज किए और एसेट्स के बदले में आपने उसे कितने डिबेंचर इशू किए, आपने इशू किए 990 डिबेंचर्स। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, 990 डिबेंचर इशूड एट पार टू दी वेंडर
फॉर द परचेज ऑफ एसेट। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अब हमें नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ था जब डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होंगे। हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, डिबेंचर हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। सो 10% डिस्काउंट मतलब कितने का था डिबेंचर, एक 100 रुपये का। सो 100 रुपये में जो वो 10% डिस्काउंट दे देगा, सो कितने में डिबेंचर इशू करेगा, वो डिबेंचर इशू करेगा 90 रुपये में। और हमें दे क्या रखा है, हमें कितने की पेमेंट करनी है, हमें पेमेंट करनी है 99,000 की, क्योंकि हमने उससे 99,000 के एसेट खरीदे। सो टोटल डिबेंचर्स कितने इशू होंगे, 99,000 को कितने का एक डिबेंचर, एक डिबेंचर है 90 रुपीज़ का। सो जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे, सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1100 डिबेंचर। सो अब कितने डिबेंचर इशू होंगे, अब डिबेंचर इशू होंगे 1100। पिछले केस में कितने इशू हुए थे, पिछले में इशू हुए थे 990। इसमें ज़्यादा डिबेंचर्स इशू क्यों किए, क्योंकि इसमें हमने डिस्काउंट पे इशू किए हैं डिबेंचर्स। मतलब पहले हमने जो डिबेंचर 100 का इशू किया था, अब वही डिबेंचर हमने 90 रुपये का इशू किया। सो इस वजह से इस बार हमने ज़्यादा डिबेंचर इशू करने पड़े। सो अब जर्नल एंट्री इसकी कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, सो जर्नल एंट्री रहेगी अपनी वेंडर अकाउंट डेबिट। और क्योंकि अब हमने डिस्काउंट दिया डिबेंचर इशू करने में, डिबेंचर पे जो डिस्काउंट इशू करते हैं हम, या मतलब कि जो डिस्काउंट हम वेंडर को देते हैं डिबेंचर इशू करने के लिए, वो कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है। और आपने जब जर्नल पढ़ा होगा क्लास 11th में, उसमें आपने पढ़ा होगा ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर इशू अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। और ये जर्नल एंट्री आपकी ऐसे होगी। अब अमाउंट कितना आएगा, एक्चुअली में आपने डिबेंचर्स कितने के इशू किए, आपने डिबेंचर्स इशू किए 1100। और एक डिबेंचर का अमाउंट कितने का था, एक डिबेंचर था 100 रुपये का। ऑल्दो आपने कितने में इशू किया, उसे 90 में, तो 10 रुपये का आपने क्या दिया, डिस्काउंट। सो 10 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया। टोटल डिबेंचर्स कितने इशू किए, आपने इशू किए 1100। सो जब आप 1100 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो टोटल डिस्काउंट कितने का आ गया, टोटल डिस्काउंट आ गया आपका 11,000 का। और आपने पेमेंट कितने करी वेंडर को, वेंडर को एक्चुअली में कितने की पेमेंट हुई, 99,000 की। सो यहाँ पे आ जाएगा 9900। और टोटल डिबेंचर्स कितने के इशू हुए, मतलब जो कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन होगा उसमें तो यही दिखेगा ना कि 1,10,000 के डिबेंचर इशू हुए हैं, बट हमने डिस्काउंट ऑफर किया है वेंडर को कितने का, 11,000 का। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे अलॉटमेंट ऑफ 1100 डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर द परचेज कंसिडरेशन एट 10% डिस्काउंट। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को भी करोगे क्लोज। मेन चीज़ इसमें क्या देखने की है, जब पार पे इशू हुए तब तो 990 डिबेंचर इशू हुए, अब डिस्काउंट पे इशू है, तो आपको ज़्यादा डिबेंचर इशू करने पड़े। अब नेक्स्ट सिनेरियो है जब हम डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 10%। सो पहले जो शेयर 100 का था, अब कंपनी से प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब कि वही डिबेंचर अब 10 रुपये प्रीमियम पे दिया जाएगा। सो एक डिबेंचर कितने में इशू होगा, अब 110 रुपये में। सो कितने की पेमेंट करनी थी हमें वेंडर को, हमें वेंडर को करनी थी 99,000 की पेमेंट। एक डिबेंचर कितने का इशू हुआ उसे, एक डिबेंचर इशू हुआ उसे 110 रुपये का। सो टोटल डिबेंचर्स कितने इशू होंगे, सो टोटल डिबेंचर यहाँ पे इशू हुए सिर्फ 900 डिबेंचर। सो इस केस में कम डिबेंचर इशू है। सो जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ थर्ड सिनेरियो। और जर्नल एंट्री क्या रहेगी अपनी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। और हमने इस सिनेरियो में वेंडर को डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए, सो इस वजह से उसको कम डिबेंचर्स मिलेंगे। और कितने का है प्रीमियम, 10 रुपये का। और टोटल कितने डिबेंचर इशू है, 900। सो 900 डिबेंचर इशू है, एक डिबेंचर पे 10 रुपये का प्रीमियम है। सो जब आप 900 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सो टोटल प्रीमियम कितने का आएगा, टोटल प्रीमियम आएगा आपका 9,000 का। और एक डिबेंचर कितने का था, रियल वैल्यू उसकी, रियल वैल्यू थी उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़। सो 90,000 यहाँ पे आएगा। और वेंडर की कितने की पेमेंट सेटल हुई, उसके अकाउंट सेटल हुआ 99,000 से। सो यहाँ पे कितना आएगा, 9900। सो ये थे तीनों सिनेरियो जिसमें जब डिबेंचर्स पार पे इशू हुए हों, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हों, और डिबेंचर जब प्रीमियम पे इशू हुए हों। जब डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होंगे तो डिबेंचर्स ज़्यादा इशू होंगे, और जब प्रीमियम पे इशू होंगे तब डिबेंचर्स कम इशू होंगे।
और जब पार पे इशू होंगे तब डिबेंचर्स एक्चुअली में जितने इशू होने थे उतने इशू होंगे। बट आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि कितने डिबेंचर्स कैलकुलेट होंगे। अगर पार पे हैं सो जो पार वैल्यू थी उससे डिवाइड करेंगे, आपके जो एक्चुअली में डिबेंचर इशू करने हैं वो आ जाएंगे। जब डिस्काउंट दिया सो आप फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करना और उससे जो टोटल अमाउंट पे करना था उसे डिवाइड करना, तब आपने जो एक्चुअली में डिबेंचर इशू करने हैं आपके वो आ जाएंगे। और जब आपको प्रीमियम देना है, मतलब कि डिबेंचर्स आपको प्रीमियम पे इशू करने हैं, तब उस सिनेरियो में आपने जितने की पेमेंट करनी है वेंडर को, जैसे कि 99,000 के उससे एसेट्स लिए हमने, सो 99,000 के एसेट्स लिए और एक डिबेंचर इशू किया 110 में। सो ऐसे में आप प्रीमियम के केस में डिबेंचर्स कैलकुलेट कर लोगे। सो डिबेंचर कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पार का केस है या डिस्काउंट का केस है या प्रीमियम का केस है, और उसकी जर्नल एंट्रीज आप इस तरीके से रिकॉर्ड करना। बट आप एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करना, वरना एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि अभी तो मैंने ये क्वेश्चन कराया, उसमें उसने सिर्फ उससे सन्ड्री एसेट्स लिए, मतलब कि यही दे रखा था कि उसने उससे एसेट्स परचेज़ किए। अब काफ़ी बार क्या होता है, जब जैसे कोई कंपनी है वो दूसरी कंपनी को परचेज़ करती है किसी सप्लायर से, वो एसेट्स भी लेती है और उसकी लाइबिलिटीज़ भी बियर करती है, तब उस सिनेरियो में इस जर्नल एंट्री में क्या मैनिपुलेशन होगा। अभी तो हमने यहाँ पे लिखा सिर्फ सन्ड्री एसेट्स, तब उस सिनेरियो में आ जाएगा यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू वेंडर अकाउंट। अब वो डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी लाइबिलिटी ली है। अगर उसने क्रेडिटर्स लिए तब ये जनरल एंट्री क्या हो जाती, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स टू वेंडर अकाउंट। अगर कुछ और लेता तब हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड होगा, आपको उस क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर वो एसेट्स भी ले रहा है लाइबिलिटीज़ भी ले रहा है। जैसे इसी केस में अभी तो उसने 99,000 के एसेट लिए, सपोज करो वो 9,000 की उससे लाइबिलिटी भी ले लेता है, तब हम इस जर्नल एंट्री को कैसे लिखते, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 99,000 टू वेंडर, वेंडर में कितने आ जाते 90,000, और सपोज करो वो अगर क्रेडिटर्स लेता उससे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आते 9,000। फिर आपको सिर्फ इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है। सो आप तीनों सिनेरियो में जहाँ पे अभी हमने 99, 99, 99 लेके कैलकुलेशन करी, तब आपको लेना पड़ता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90,000, क्योंकि आपने 9,000 के उसके क्रेडिटर को भी पेमेंट कर दी। सो ये एक सिनेरियो था जब वो उससे एसेट्स भी लेता है और उसकी लाइबिलिटीज़ भी लेता है। बट अभी मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो उसके एसेट्स ले रहा है। सो अब मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए, जब वो उससे एसेट्स भी लेता है और जब वो उसके क्रेडिटर्स या लाइबिलिटीज़ भी बियर करता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000, मशीनरी वर्थ ₹1,40,000, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 from XYZ company and took over its liability 20,000 for a purchase consideration of 3,15,000. Blueprint Limited paid a purchase consideration by issuing 12% debentures of ₹100 each at a premium of 5%. रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि जब वो एसेट्स भी लेते हैं उससे लाइबिलिटीज़ भी लेते हैं, तब उस सिनेरियो में क्या केस होगा। सो वो मैं आपको अब एक क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि उसने उससे बिल्डिंग कितने की ली, बिल्डिंग ली है उसने उससे 1,50,000 की, और उसने और क्या क्या लिया उससे, उसने मशीनरी परचेज़ करी उससे कितने की 1,40,000 की, और हमें दे क्या रखा है फर्नीचर लिया उसने, उसका फर्नीचर कितने का लिया 10,000 का, और इसके बाद हमें दिया हुआ है उसने उसकी लाइबिलिटीज़ ली, लाइबिलिटीज़ कितने की ली 20,000 की, और हमें अब दे रखा है फेस टू फेस कि परचेज़ कंसिडरेशन वो उससे कितना अमाउंट पे करेगा। परचेज़ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसने नेट कितना अमाउंट पे करना है। अब मतलब कि उसने उससे एसेट्स भी ले लिए, उसकी लाइबिलिटीज़ भी ले ली, इनके अलावा वो उसे कितने की पेमेंट करेगा। हमें दे रखा है कि वो पेमेंट करेगा उसे 3,15,000 की। सो ये है उसने उसने लाइबिलिटीज़ भी ली और ये उसने उसकी पेमेंट करनी है, ये उसने उसके एसेट्स लिए। सो टोटल एसेट्स कितने के लिए उसने, ये एक टोटल एसेट्स लिए उसने उसके 3 लाख के, और इसके अलावा हमें दे क्या रखा है जिसमें से उसने लाइबिलिटीज़ कितने की ली, उसकी लाइबिलिटीज़ ली उसने उसकी 20,000 की। सो 3 लाख के उसने उसके एसेट्स लिए, 20,000 की उसने उसकी लाइबिलिटीज़ ली। सो नेट अमाउंट कितना पे करना था, नेट अमाउंट पे करना था 2,80,000, क्योंकि उसने एसेट्स उसके कितने के लिए 3 लाख के, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कितने करी 20,000 की। सो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तभी तो नेट पेमेंट तो उसने इतने की करनी थी ना, क्योंकि उसने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट तो उस बंदे की खुद पे कर दी होगी। सो 2,80,000 की पेमेंट करनी थी
परचेज कंसिडरेशन कितनी पे करी, परचेज कंसिडरेशन पे करी है 3,15,000 की। सो अब 3,15,000 में से जब आप 2,80,000 माइनस करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 35,000। सो उसने 35,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, मतलब कि ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने एक्स्ट्रा पेमेंट कितने करी, एक्स्ट्रा पेमेंट करी है उसने 35,000 की। सो जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट करी ये किस वजह से करी, क्योंकि जिस कंपनी से उसने ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बियर करी उसकी कुछ गुडविल होगी मार्केट में। सो इसको हम किस चीज़ में डेबिट करेंगे, इसको डेबिट करेंगे हम गुडविल में। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती है जैसे कि इस क्वेश्चन में आई है, तब वो आएगी गुडविल, क्योंकि उसने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करी। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आती है जैसे ये एसेट्स आगे, ये आएंगे 2 लाइबिलिटीज़ 2 परचेज कंसिडरेशन। सो 2 में यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, कि उसने कम पेमेंट करी और उसे कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तब वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे आएगा हमेशा 2 कैपिटल रिजर्व। सो ये मैं अब आपको जर्नल एंट्री से एक बार और दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मैं मतलब आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। सो जर्नल एंट्री हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले हम जर्नल ऑफ ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड, और जर्नल एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद उसने उसकी क्या ली, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर लिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे उसने लाइबिलिटीज़ भी ली, लाइबिलिटीज़ में उसने इसके क्या लिए, क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, या आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 क्रेडिटर्स। और उसके बाद ये उसने परचेज़ किससे किए थे, ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने। ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ परचेज़ की XYZ से। सो यहाँ पे क्या आएगा 2XYZ लिमिटेड। और उसके बाद हमें अमाउंट क्या दे रखा है, 1,50,000 के उसने उससे बिल्डिंग परचेज़ करी, 1,40,000 की उसने उसकी मशीनरी परचेज़ करी, 10,000 का उसने उसका फर्नीचर परचेज़ किया। लाइबिलिटीज़ कितने की पेमेंट करी, 20,000 के उसने उसके सन्ड्री एसेट्स की पेमेंट करी। और परचेज कंसिडरेशन कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, हमें दे रखी है कि इन सब के अलावा जितने कि उसने उसके एसेट्स परचेज़ किए और जितने की उसने उसकी लाइबिलिटीज़ परचेज़ की, इन दोनों को सेटअप करने के बाद 3,15,000 की वो पेमेंट करेगा। सो अब आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि ये डेबिट में आता है ये क्रेडिट में आता है जर्नल में, आपको इतना तो पता ही चल चुका है अब तक। सो इन दोनों का अमाउंट इन तीनों से ज़्यादा आ रहा है। सो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड। सो डेबिट साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या होती है, गुडविल, क्योंकि उसने उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करी। एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करी, क्योंकि कंपनी की गुडविल है। किस कंपनी की गुडविल है, XYZ लिमिटेड की। सो इसलिए जब उसने उसके एसेट परचेज़ किए सो वो उसे ज़्यादा पेमेंट करेगा। सो ज़्यादा पेमेंट कितने आएगी, यहाँ पे आएगी 35,000। सो ये आएगी आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री। बट अगर क्वेश्चन में वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे एग्जामिनर कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, अभी तो डेबिट साइड आई थी, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आ जाए, तब यहाँ पे गुडविल नहीं आएगा, तब क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो क्या होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट। सो उस टाइम सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस जर्नल एंट्री की नरेशन क्या आएगी, इसकी नरेशन आएगी परचेज ऑफ एसेट्स एंड टेकिंग ओवर ऑफ द लाइबिलिटीज़ ऑफ XYZ लिमिटेड। सो ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो XYZ लिमिटेड कंपनी से हमने जो एसेट परचेज़ किए, एसेट्स कितने के परचेज़ किए, हमें उसे पेमेंट करनी है 3,15,000 की। सो ये 3,15,000 की जो हमें उसको पेमेंट करनी है, ये हमने उसे प्रीमियम पे करनी है। मतलब कि 100 रुपये का डिबेंचर था जिस पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने कितने का प्रीमियम पे इशू किए, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमें वो 5% प्रीमियम पे इशू करने हैं। सो 5% प्रीमियम मतलब 105 का एक डिबेंचर इशू होगा। सो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे सो कितने डिबेंचर्स कैलकुलेट होंगे, ये कैलकुलेट हुए आपके 3,000। सो कितने डिबेंचर इशू होंगे, 3,000। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी अपनी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, टोटल पेमेंट कितने करनी थी, परचेज कंसिडरेशन कितने की थी, परचेज कंसिडरेशन थी अपनी 3,15,000 की। और हमने उसे डिबेंचर कितने के इशू किए,
3,000 के और प्रीमियम कितने का है 5 रुपये का। सो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये। सो डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू आएगी। सो वो कितनी है 3 लाख और प्रीमियम कितना है आपका 15,000, क्योंकि 5 की आप अगर 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे सो प्रीमियम कितना आएगा, प्रीमियम आएगा आपका 3,000। सो ये थी डिबेंचर्स की एंट्री, जब जो कंपनी है वो सामने वाली कंपनी से उसके एसेट्स भी परचेज़ कर रही है, उसकी लाइबिलिटीज़ भी परचेज़ कर रही है, और हमें ये भी दे रखा हो कि परचेज़ कंसिडरेशन उसके बाद वो उसे कितनी पे कर रही है। परचेज़ कंसिडरेशन का मतलब है कि बैलेंस ऑफ अमाउंट, जैसे कोई कंपनी है यहाँ पे जैसे ब्लूप्रिंट कंपनी XYZ के एसेट्स भी परचेज़ कर लेती है, उसकी लाइबिलिटीज़ भी परचेज़ कर लेती है, और उसके बाद भी उसको कितनी पेमेंट कर रही है। सो उस सिनेरियो में हमें गुडविल का बैलेंस निकालना होता है, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आए तब हमें कैपिटल रिजर्व का भी बैलेंस निकालना पड़ता है, और उसके बाद हमें नॉर्मल एंट्री वही करनी पड़ती है। यहाँ पे जितने का उससे अकाउंट सेटल होगा। डिबेंचर में कितनी आए, क्या अमाउंट आएगा, डिबेंचर में आएगा आपका जितने की आपने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर इशू किए। नॉमिनल वैल्यू क्या थी 100 रुपीज़। और उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आएगा जो आपने प्रीमियम कलेक्ट किया उनसे डिबेंचर इशू करने में। सो वो बैलेंस जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो हो सकता है आपको अभी इस जर्नल एंट्री में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, ऑल्दो ये एंट्री आपने क्लास 11th में जब जर्नल चैप्टर शुरू की होगा आपने ये एंट्री वहाँ पे भी पढ़ी होगी। एंड आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो काफ़ी बार क्या होता है जब कंपनी मार्केट से लोन उठाती है, सो लोन उठाती है वो उसको सिक्योरिटी देती है। जैसे कोई कंपनी है, ये मान लो XYZ कंपनी है, ये गई SBI के पास, SBI से इन्होंने लोन लिया। लोन कितने का लिया, सपोज करो इन्होंने 10 लाख का लोन लिया। सो SBI इनको ऐसे ही डायरेक्ट लोन तो दे देगा नहीं, वो कुछ सिक्योरिटी लेगा। सो XYZ कंपनी इनको कुछ एसेट्स सिक्योर कराएगी। अपने एसेट सिक्योर कराने का मतलब जैसे कि उनको मशीनरी कर देगी कि अगर मैं आपको लोन ना पे कर पाया, मतलब XYZ कंपनी बोलेगी इसे कि भाई अगर मैं तुम्हारा लोन नहीं पे कर पाया, मैं आपका इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, तो आप ये मेरे एसेट जैसे कि अगर मशीनरी या जो भी एसेट वो दाव पे लगाएगी कि इसे बेच लेना और अपना अमाउंट रिकवर कर लेना। बट काफ़ी बार क्या होता है जैसे कि बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो उन एसेट से सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब कि उनको लगता है कि जो एसेट कंपनी दे रही है उसकी वो वैल्यू नहीं है मार्केट में जितने की वो क्लेम कर रही है। सो जो SBI है वो क्या बोलेगा, फिर हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दो। सो उस एडिशनल सिक्योरिटी के लिए जब उनको डिबेंचर्स दिए जाते हैं कि अगर इस मशीनरी से आपकी पूरी पेमेंट रिकवर न हुई, सो मैं आपको कुछ डिबेंचर्स दे देता हूँ, आप इन डिबेंचर्स को मार्केट में बेचकर अपना कैश रिकवर कर लेना या अपना अमाउंट रिकवर कर लेना, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। सो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी होती है आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू होती है। मतलब कि जैसे कोई कंपनी है XYZ ने SBI से लोन लिया कितने का 10 लाख का, वो पहली सिक्योरिटी में उसे एसेट दे रही है, बट SBI सेटिस्फाई नहीं है, तो कंपनी उसे एडिशनल सिक्योरिटी दे रही है किसकी, डिबेंचर्स की, कि ये रहे डिबेंचर्स, अगर आपकी मार्केट से पेमेंट रिकवर ना हुई तो आप इन डिबेंचर्स को मार्केट में बेच देना और अपना अमाउंट रिकवर कर लेना। सो ये थी कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सो इसको हम 2 तरीके से अकाउंटिंग टेक्निक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मैं आपको वो 1 बाय 1 समझाऊंगा। सो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। सो फर्स्ट वे होता है जब जो हमने डिबेंचर इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती बुक्स में, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो एज अ नॉर्मल सिक्योरिटी दी है हमने, ना हम ये एज्यूम करेंगे कि डिबेंचर एक्चुअली में इशू किए हैं, बस आपको उसका प्रॉपर एक नोट दे देना है बैलेंस शीट में। और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है जब आप ये एज्यूम करते हैं कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी हुई है वो प्रॉपर इशू हुए हैं, मतलब वो डिबेंचर एक्चुअली में इशू हुए हैं, आपको उसकी प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करनी है और उसको आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दिखाना है, मतलब कि बैलेंस शीट में प्रॉपरली दिखाना है। सो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है जब हम ये एज्यूम करते हैं ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ना उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हम बस एक नॉर्मल नोट्स दिखा देंगे, और जब हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे कि हमने बैंक से लोन लिया, सो हम वहीं पे एक हेडिंग दिखा देंगे कि हमने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है। सो इसको मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझाता हूँ। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹10 लाख फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक, इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹12 लाख ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी
एक्सप्लेन हाउ यू विल डील विद इशू ऑफ डिवेंचर्स इन द बुक ऑफ कंपनी। हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी थी जिसने पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख का लोन लिया, उसने उसे 12 लाख के डिबेंचर्स इशू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सो हमें बोलना है कि अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ कैसे होगा। सो अब मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड से बताऊंगा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, फिर मैं आपको सेकंड मेथड से बताऊंगा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। सो फर्स्ट मेथड में हम क्या एज्यूम करते हैं कि ना तो हमने कोई एक्चुअली में डिबेंचर इशू किए, ना हमने कोई डिबेंचर नहीं इशू किए, ना हमने कोई लायबिलिटी इनकर करी, बस हमें एक नोट मेंशन करना है किसमें, जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट्स टू अकाउंट शो करेंगे उसमें वहाँ पे हमें सिर्फ एक नोट दिखा देना है कि हमने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। सो हम उसे कैसे दिखाएंगे, अब आपको बैलेंस शीट का नॉर्मल फॉर्मेट पता ही है। सो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का नॉर्मल फॉर्मेट लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये आपको पता है बैलेंस शीट में होता है। इसके अंडर क्या हेडिंग आती है, सब हेडिंग, इसके अंदर सब हेडिंग आती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो ये आती है आपकी इसके अंदर सब हेडिंग, यहाँ पे आता है नोट नंबर और इसके बाद आता है अपना अमाउंट। सो उसके अंदर क्या हेडिंग आती है, इसके अंदर सब हेडिंग आती है आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा था कि कंपनी ने कितने का लोन लिया, 10 लाख का। सो 10 लाख का लोन लिया, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा वो, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है। सो उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो नोट्स टू अकाउंट मैं यहीं पे प्रिपेयर करता हूँ। सो यहाँ पे आएगा नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पे आएगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसने कितने का लोन लिया, उसने लोन लिया 10 लाख का। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बैंक लोन, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10 लाख। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 लाख। उसके बाद क्योंकि हमारा ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, जिसमें हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं हुए, वो सिर्फ एज अ सिक्योरिटी इशू है, ना हमने कोई लाइबिलिटी इनकर करी। सो जस्ट हम यहीं पे नोट दे देंगे, हम क्या नोट में लिखेंगे, हम सिक्योर्ड बाय 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और कितने डिबेंचर इशू है, क्योंकि 12 लाख के डिबेंचर इशू हैं और 100 का एक डिबेंचर था, तो हमने कितने इशू किए डिबेंचर, 12,000। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने इसमें मतलब क्या दिखा दिया कि जो हमने लोन लिया बैंक से 10 लाख का, उसके अगेंस्ट हमने 12 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दिए। सो 12 लाख के डिबेंचर हैं, आपको पता है 12 लाख के डिबेंचर हैं, और एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। तो कितने डिबेंचर इशू है, 12,000। सो हम नॉर्मली लिख देंगे कि ये 12,000 डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिखा रखी है हमने, और कितने का एक डिबेंचर, 100। सो इस तरीके से हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जब हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं किए, बस हम एक नोट्स टू अकाउंट दिखा देते हैं कि जो ये लोन है ये किसके अगेंस्ट सिक्योर है, ये सिक्योर है इन 12,000 डिबेंचर्स के अगेंस्ट। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है पेमेंट में कुछ, सो जो लेंडर है जिसने लोन दिया है, जैसे कि इस केस में पंजाब नेशनल बैंक है, वो जाएगा क्या, वो मार्केट में जाएगा और ये 12,000 डिबेंचर्स बेच देगा, और जो उसका अमाउंट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो रिकवर कर लेगा। अब हम देखेंगे सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हम क्या एज्यूम करते हैं, सेकंड सिनेरियो में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमने डिबेंचर इशू किए वो प्रॉपर इशू किए, कंपनी की लायबिलिटी इनकर हुई है, और हम प्रॉपर जर्नल एंट्री पास करेंगे डिबेंचर इशू की, और उसको हम फिर नोट्स टू अकाउंट में भी दिखाएंगे। अब मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाता हूँ आपको। सो सेकंड सिनेरियो में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमने डिबेंचर एक्चुअली में इशू किए हैं, हमने लायबिलिटी इनकर करी है। सो जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, बट हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं वो अभी सस्पेंस में है, मतलब कि उनका अभी तक कुछ सिक्योर नहीं है। सो तब तक के लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी फर्स्ट केस में कराया था, वही सेम क्वेश्चन मैं अब इसमें सेकंड केस में करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, हम जर्नल एंट्री जब हमने डिबेंचर इशू किए हैं तब हम लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिबेंचर अभी सस्पेंस में है कि एक्चुअली में इनके साथ क्या ट्रीटमेंट होना है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 12% डिबेंचर्स अकाउंट,
और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा जितने के डिबेंचर एक्चुअली में इशू किए हैं। सो डिबेंचर एक्चुअली में कितने के इशू हुए हैं, सो डिबेंचर एक्चुअली में इशू हुए हैं यहाँ पे 12 लाख के। सो यहाँ पे आएगा 12 लाख और यहाँ पे भी कितना आएगा 12 लाख, और हमें क्वेश्चन में 10% डिबेंचर दिए हैं, सो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 10% डिबेंचर। सो सेकंड केस में आपको क्या एज्यूम करना है कि जो डिबेंचर हैं वो इशू हुए हैं, और जो डिबेंचर इशू है आपको उसको एक प्रॉपर जर्नल एंट्री दिखानी है। जर्नल एंट्री में हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और हमने यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस डेबिट क्यों किया, क्योंकि हम इसमें ये एज्यूम करेंगे कि जो हमने डिबेंचर हैं वो इशू किए हैं, बट क्योंकि अभी वो सस्पेंस में है इसलिए यहाँ पे आएगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सो जो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब एक्चुअली में डिबेंचर इशू हुए होंगे बैंक लोन के लिए तब तो ये जर्नल एंट्री पास होगी, बट जब कंपनी जो बैंक का लोन है वो नॉर्मली पे कर देगी और अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट ना करेगी तब यही हम एक रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। रिवर्स एंट्री का मतलब 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और ये एंट्री ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है सो जो वेंडर है जिसको आपने ये डिबेंचर दिए हैं वो मार्केट में इनको बेचेगा और अपना कैश रियलाइज़ कर लेगा। सो ये तो थी जर्नल एंट्री। अब हम इसको देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसका कैसे शो करेंगे हम, और जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ, ऑल दो फॉर्मेट मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको आता है। सो यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, नेक्स्ट कॉलम होता है अपना नोट नंबर का, उसके बाद होता है अपना अमाउंट। सो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है सो यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसके बाद आपने क्योंकि अब ये एज्यूम किया कि ये डिबेंचर आपने इशू किए हैं, सो जो आपने डिबेंचर इशू किए वो भी किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है इसका बैलेंस कहाँ पे जाएगा, इसका बैलेंस जाएगा एसेट साइड में, अदर नॉन करंट एसेट्स में। सो बैलेंस शीट में इसका इस टाइप से ट्रीटमेंट होगा। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आएगा, 10 लाख का आपने क्या लिया, लोन लिया, और 12 लाख के आपने डिबेंचर इशू किए। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग में कितना आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा आपका 22 लाख रुपीज़। सो ये आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरिंग की साइड। अब दूसरी आप साइड किसकी प्रिपेयर करोगे, आप प्रिपेयर करोगे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले यहाँ पे किसका कॉलम प्रिपेयर होगा, सबसे पहले प्रिपेयर होगा नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में भी किस में आएंगे, ये जो आपने डिबेंचर इशू किए ये आएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। सो यहाँ पे लिख लो अदर नॉन करंट एसेट्स, और इसमें अमाउंट कितना आएगा, जितने के आपने डिबेंचर्स एज अ सस्पेंस इशू किए हैं अभी। सो कितने के इशू किए हैं, आपने इशू कर रखे हैं 12 लाख के, और आपने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन कितने का लिया आपने, 10 लाख का। सो 10 लाख आपका कैश भी इंक्रीज़ हुआ होगा। सो जो एसेट साइड में सेकंड हेडिंग प्रिपेयर होगी वो किसकी होगी, वो होगी आपकी करंट एसेट्स की। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी किसकी प्रिपेयर होगी, आपकी प्रिपेयर होगी एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना अमाउंट आएगा, ये आपका अमाउंट आएगा 10 लाख रुपीज़। और आप देख सकते हो आपकी बैलेंस शीट की होगी, आपकी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। और जब आप नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे, नोट्स टू अकाउंट में पहले किसका प्रिपेयर होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप क्या दिखाओगे, सबसे पहले तो दिखाओगे आप सिक्योर्ड लोन जो आपने पीएनबी से लिया है। कितने का लिया, आपने पीएनबी से लिया 10 लाख का। सो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग के जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे उसमें 10 लाख का लोन आएगा, और उसमें बी में क्या आएगा, बी में आएंगे आपने जो डिबेंचर इशू किए। सो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, आप लिखोगे टू 10% मोर्टगेज डिबेंचर। क्या लिखोगे, 10% मोर्टगेज डिबेंचर, क्योंकि आपने ये डिबेंचर एज अ मोर्टगेज कर रखे। मोर्टगेज मतलब आपने गिरवी रख रखे हैं। सो कितना अमाउंट आएगा, 12 लाख।
और आप देख सकते हो ये नोट्स टू अकाउंट इस टाइप से लॉन्ग टर्म बोरोइंग का प्रिपेयर होगा। सो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का था नोट्स टू अकाउंट वो इस तरीके से प्रिपेयर होगा। अदर नॉन करंट एसेट्स का दिखाओगे आप, उसका जब नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसमें आप क्या लिखोगे, वहाँ पे लिखोगे आप डिबेंचर सस्पेंस। तो आप वहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस लिख के कितना अमाउंट शो कर दोगे, आप शो कर दोगे 12 लाख। उसके बाद जब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे आप 10 लाख का नोट्स टू अकाउंट दिखाओगे और फिर वो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा और जो आपकी बैलेंस शीट है वो टैली हो चुकी है। सो ये थे केस जब डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू होते हैं और इसमें मैंने आपको दोनों सिनेरियो करा दिए। जब हम ये एज्यूम करते हैं कि डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं हुए, कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हुई, वो था फर्स्ट केस। और सेकंड केस क्या था जिसमें डिबेंचर हम ये एज्यूम करते हो एज अ प्रॉपर सिक्योरिटी इशू हुए हैं और उनको हम डिबेंचर सस्पेंस से जर्नल एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर सस्पेंस का बैलेंस कहाँ पे जाता है, ये जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स में और बचा हुआ जो अमाउंट था जो आपने लोन लिया वो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और जिस साल में जो पेमेंट है बैंक लोन की वो वापस हो जाती है, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी और ये बैलेंस यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्योंकि आपने उसकी पेमेंट कर दी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो ये था ट्रीटमेंट जब डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।